हेलो दोस्तों, स्लीपी क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। तो आज के प्रीक्योर में हम आपके आईआर से रिलेटेड करंट अफेयर्स डिस्कस करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। एक बार इंडेक्स देख लेते हैं कौन कौन से टॉपिक्स हैं हमारे आज के लिए। तो पहले तो हम डिस्कस करेंगे आपके जो कॉकेसस रीजन में क्राइसिस चल रहे हैं, आर्मेनिया और अजरबैजान के बीच में जो कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है, हम उसके बारे में बात करेंगे। फिर हम बात करेंगे आपके जो H1B वीजास हैं उसमें जो नई चेंजेस लाई हैं यूएस ने। फिर हम बात करेंगे जो पैलेस्टीनियन रिफ्यूजीज के लिए इंडिया ने डोनेशन प्रोवाइड की है। फिर हम देखेंगे जो इंटरनेशनल सोलर अलायंस में रिसेंटली ही इलेक्शंस कंडक्ट हुए हैं प्रेसिडेंट, को प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट के लिए, हम थोड़ा उसके बारे में बात कर लेंगे। फिर हम देखेंगे आपकी जो पाकिस्तान का दोबारा री इलेक्ट होना इन यूनाइटेड नेशंस ह्यूमन राइट्स काउंसिल में। फिर लास्ट में हम बात करेंगे जो यूएस ने एक डिमांड या हम कह सकते हैं बात रखी है कि क्वाड ग्रुप की एक्सपेंशन के बारे में। ठीक जी, तो ये आज के हमारे टॉपिक्स हैं। तो ये शुरू करते हैं पहले टॉपिक के साथ। तो पहले टॉपिक में तो हम आपकी बात करेंगे जो कॉकेसस एरिया में क्राइसिस चल रहे हैं, आर्मेनिया और अजरबैजान के जो आपस में कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है नगोर्नो कराबाख एरिया में। तो नगोर्नो कराबाख एरिया आपका बेसिकली ये वाला एरिया है जो शेडेड है ऑरेंज कलर से। तो ये वैसे आपका इंटरनेशनल टेरिटरी में आता है अजरबैजान की, बट जो इसकी पॉपुलेशन है वो मोस्टली आपकी अर्मेनियन एथनिसिटी से बिलोंग करती है। तो इस वजह से इन दोनों के बीच में क्लैशेस हैं। रशिया ने मेडिएट करने की कोशिश तो की, सीज फायर करवाने की कोशिश की, बट कुछ खास सक्सेसफुल हुए नहीं। उसके बाद उनका ब्लेम गेम शुरू हो गया। तो जो अजरबैजान है वो बेसिकली आपका टर्की द्वारा उसको सपोर्ट प्रोवाइडेड है। तो अगर हम इसके थोड़े बैकग्राउंड के बारे में बात करें, जैसे हमने आपको बताया है कि वो अजरबैजान के अंदर आता है वो एरिया, बट वहाँ पे मोस्टली जो लोग रहते हैं वो अर्मेनियन एथनिसिटी के हैं। तो जब सोवियत यूनियन के दौरान ये जो एरिया है आपका अजरबैजान रिपब्लिक के अंडर आता था। ठीक है जी। तो 1988 में जब सोवियत यूनियन की जो पावर कम होती जा रही थी, तो जो रीजनल असेंबली थी नगोर्नो कराबाख एरिया में, तो उन्होंने वोट किया था कि वो अर्मेनिया को ज्वाइन करेंगे, जिसकी वजह से एथनिक क्लैशेस शुरू हो गए। तो जब सोवियत यूनियन की डिसइंटीग्रेशन होगी 1991 में, तो अर्मेनिया और अजरबैजान आपस में लड़ाई शुरू होगी। बट 1994 तक जब वो सीज फायर पर पहुंचे, तो जो आप वो एरिया था नगोर्नो कराबाख, वहां पर रेबल्स ने अपना एस्टैब्लिश कर दिया था डिफैक्टो रूल विद द सपोर्ट ऑफ अर्मेनिया एंड रशिया, जिसकी वजह से जो आर्मेनियन बॉर्डर है वहां पे भी अब काफी माहौल टेंस ही रहता है बिकॉज ऑफ दिस वॉर दैट इज ऑन गोइंग बिटवीन द आर्मेनियन रेबल्स एंड अजरबैजान आर्मी। तो अगर करंट इशू के बारे में बात करें तो रिसेंटली ही टर्की ने ये कहा है कि आर्मेनिया तो भाई साहब उस रीजन की, पूरे रीजन को ही के लिए ही एक थ्रेट है, वहां की जो शांति है वो भंग करना चाहता है। तो बेसिकली टर्की का मोटिव क्या है कि वो अपनी जियोपॉलिटिकल रीच को एक्सपैंड करना चाहता है टू द फॉर्मर ऑटोमन एम्पायर्स। ठीक है जी। तो ये जो कॉन्फ्लिक्ट है नगोर्नो कराबाख रीजन पर, ये उनके लिए एक अपॉर्चुनिटी है टू एंटर द साउथ कॉकेसस। तो अगर हम तीनों के बारे में बात करें, टर्की, आर्मेनिया और रशिया के बारे में, तीनों के अपने अपने क्या पॉइंट्स हैं, तो बेसिकली जो आपका आर्मेनिया है वो आपका रशिया के साथ मेंबर है CSTO में। ठीक है जी, कलेक्टिव सिक्योरिटी ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, जो कि आपकी रशिया लेड ऑर्गेनाइजेशन है। ठीक है जी। तो मतलब सिंपल से फंडा ये हो गया कि आपका आर्मेनिया के टाइज हैं रशिया के साथ। ठीक है जी। और जो आपका अजरबैजान है उसके टाइज हैं टर्की के साथ। ऑल्दो जो आपका रशिया है उसके अजरबैजान के साथ भी एक पर हम कह सकते हैं इकोनॉमिक और डिफेंस टाइज हैं ही, बट जो आपका आर्मेनिया है वो CSTO मेंबर है, इसलिए रशिया मोस्टली आर्मेनिया का ही फेवर करेगा। तो काफी ट्रिकी सिचुएशन है कि अगर आर्मेनिया और अजरबैजान के बीच में कॉन्फ्लिक्ट होता है तो आर्मेनिया आर्टिकल 4 ऑफ CSTO ट्रीटी को इन्वोक कर सकता है, जिसके तहत रशिया को इस वॉर में स्टेप इन करना पड़ेगा। ठीक है जी, वो हेल्प करनी पड़ेगी। बट अगर टर्की यहाँ से स्टेप इन करता है तो टर्की इज अ मेंबर ऑफ नेटो ग्रुप। ठीक है जी। तो इसका मतलब क्या होगा कि जितने भी नेटो मेंबर्स हैं उनका सपोर्ट टर्की को प्रोवाइड हो जाएगा। तो ये काफी एक तरीके से प्रॉक्सी वॉर चेंज होने के चांसेस हैं इसके। बट रशिया जैसे कि ऑलरेडी ही काफी मिलिट्री कॉन्फ्लिक्ट्स में इन्वॉल्व है, सीरिया में, यूक्रेन में, लीबिया में, तो वो चाहते हैं कि ये मामला शांति से ही निपट जाए। तो अभी देखते हैं आगे क्या होगा इस चीज में। तो ये थोड़ा ओवरऑल सा बेसिक सा टॉपिक है। आई होप आपको थोड़ा बहुत समझ आया होगा इसमें कि किस तरीके से ये जो आर्मेनिया अजरबैजान का कॉन्फ्लिक्ट है, एक तरीके से अगर जल्दी से रिजॉल्व नहीं हुआ तो एक प्रॉक्सी वॉर बनने की कगार पर है। तो सेकंड टॉपिक में हम बात करेंगे जो यूएस बात कर रहा है नए रिस्ट्रिक्शंस लाने की H1B वीजा प्रोग्राम में। ठीक है जी। तो बेसिकली उन्होंने एक इंटरिम फाइनल रूल अनाउंस किया है, उसके बारे में भी हम बात करेंगे। और ये आपका 60 दिन बाद इफेक्टिव होना शुरू हो जाएगा। ठीक है जी। तो जैसे कि अभी अक्टूबर में रिलीज हुआ है तो हम कह सकते हैं दिसंबर में इफेक्टिव हो जाएगा। तो इंटरिम फाइनल रूल बेसिकली एक तरीके से एक पॉलिसी है जो कि अनाउंस की गई है डिपार्टमेंट ऑफ होमलैंड सिक्योरिटी, या हम कह सकते हैं USCIS द्वारा।
ठीक है जी। इसमें क्या है, इनको 60 दिन का एक नोटिस पीरियड मिला है, जिसमें वो जितने भी स्टेक होल्डर्स हैं उनके साथ कंसल्ट करके जितनी भी डेफिनेशंस हैं, जैसे वर्क प्लेस हो गया या जो एम्प्लॉयर एम्प्लॉई रिलेशंस की जो डेफिनेशंस हैं उनको थोड़ा और रीडिफाइन करेंगे, ताकि जितनी भी एप्लीकेशन प्रोसेस है H1B वीजा की वो थोड़ी और इम्प्रूव हो जाए और थोड़ी और अमेरिकन स्पेसिफिक हो जाए। तो इसमें जो आपके प्रपोज चेंजेस हैं उनके आधार पर जो आपके क्वालिफाइड बेनिफिशियरीज एंड पिटिशनर्स हैं सिर्फ उन्हीं को ही H1B वीजा ग्रांट होगा। ठीक है जी। इसमें एक नया क्लॉज डालने की बात की गई है, स्पेशलिटी ऑक्यूपेशन। अब स्पेशलिटी ऑक्यूपेशन को अगर थोड़ा हम समझना चाहें कि सपोज एक कंपनी है सी जो कि यूएस में बेस्ड है, अब इनको इंडिया से चाहते हैं ये वर्कर्स हायर करना। ठीक है जी। तो इनको पहले जितनी भी इमिग्रेशन एजेंसीज होंगी यहाँ पर उनके साथ कंसल्ट करना पड़ेगा, उनको ये प्रूफ करना पड़ेगा कि जिस तरीके का इन्हें स्किल सेट चाहिए जो कि इंडिया से वर्कर्स बुला रहे हैं, उस तरीके का स्किल सेट उनके डोमेस्टिक पूल ऑफ वर्कर्स में अवेलेबल नहीं है, तभी वो इंडिया से वर्कर्स बुला सकते हैं। अगर उन्हें वो सेम स्किल सेट उनके डोमेस्टिक पूल ऑफ वर्कर्स में मिल रहा है तो उन्हें वो ही हायर करने पड़ेंगे। तो इस तरीके का इन्होंने एक स्पेशलिटी ऑक्यूपेशन का क्लॉज डाला है इसमें। फिर बात आती है आपकी फिलिंग कोटा की। ठीक है जी। तो ऐसा माना जाता है कि कुछ यूएस बेस्ड कंपनीज हैं या कुछ इंडियन बेस्ड कंपनीज हैं, वो फिक्टिशियस वर्क ऑफर्स प्रोवाइड करती हैं टू फिक्टिशियस एम्प्लॉयज, ताकि उनका जो H1B वीजा एप्लीकेशन का कोटा है वो पूरा हो जाए। इसके तहत वो टैक्सेस से भी बच जाते हैं और ये भी माना जाता है कि जितने भी एलिजिबल यूएस वर्कर्स हैं उनकी भी जॉब्स वो छीन रहे हैं। तो जो ये नए रूल्स प्रपोज्ड हैं इसके तहत क्या होगा, इन चीज़ों को रोकने के लिए वो वर्कसाइट इंस्पेक्शंस और मॉनिटरिंग इंट्रोड्यूस करेंगे, ताकि ऐसी चीजें दोबारा रिपीट ना हो और इन पे प्रॉपरली चेक रहे। ये थोड़ी बहुत जो चेंजेस थे ये तो हमें क्लियर होंगे जब इनका साथ जो 60 डे का नोटिस पीरियड है जब वो कंप्लीट हो जाएगा और वो अपने नए प्रपोज चेंजेस के साथ आएंगे दिसंबर में, तब थोड़ा और हमें क्लियर होगा। आई होप आपको थोड़ा बहुत टॉपिक समझ आ गया हो। आज का जो आपका थर्ड टॉपिक है उसमें हम बात करेंगे जो इंडिया ने $1 मिलियन प्रोवाइड किए हैं पैलेस्टीनियन रिफ्यूजीज को। तो इंडिया ने क्या किया है, ये डोनेशन प्रोवाइड दी है यूनाइटेड नेशंस रिलीफ एंड वर्क्स एजेंसी को, जो कि पैलेस्टीनियन रिफ्यूजीज पर के लिए काम कर रही है। ठीक है जी। और जो इंडिया की सपोर्ट है पैलेस्टाइन के लिए वो काफी इंपॉर्टेंट है इंडिया फॉरेन पॉलिसी के लिए। ठीक है जी। तो ये आपको थोड़ा बहुत पता होना चाहिए। ये मैप में इसमें आप इजिली देख सकते हैं कि इजराइल के अंदर ये एक एरिया है येलो शेडेड जिसे हम पैलेस्टाइन के नाम से जानते हैं। तो अगर हम UNRWA के बारे में बात करें तो इसकी स्थापना हुई थी 1949 में बाय द जनरल असेंबली। तो बेसिकली ये काम करता है आपके पैलेस्टाइन रिफ्यूजीज के रिलीफ एंड ह्यूमन डेवलपमेंट पे। तो बेसिकली इसके 5 फील्ड ऑफ ऑपरेशन है, एजुकेशन, हेल्थ केयर, रिलीफ एंड सोशल सर्विसेज, कैंप इंफ्रास्ट्रक्चर एंड इम्प्रूवमेंट एंड प्रोटेक्शन एंड माइक्रो फाइनेंस। तो जितनी भी इसकी मोस्टली फंडिंग है वो वॉलंटरी कंट्रीब्यूशन या फिर फाइनेंशियल सपोर्ट के द्वारा ही इसे मिलती है। ठीक है जी। अगर पैलेस्टाइन रिफ्यूजीज के बारे में बात करें कि क्या उनकी डेफिनेशन है, तो बेसिकली ये वो लोग हैं जो कि 1 जून 1946 से 15 मई 1940 तक पैलेस्टाइन में रहे थे, बट उसके बाद जो 1948 का कॉन्फ्लिक्ट था उसके बाद उन्होंने अपना घर बार सब खो दिया, तो उन्हें हम पैलेस्टाइन रिफ्यूजीज कहते हैं। अगर इंडिया पैलेस्टाइन के रिलेशंस के बारे में बात करें तो बेसिकली जो पैलेस्टाइन का स्टेटहुड है तो इंडिया ने पहली बार वो रिकॉग्नाइज किया था ऑन 18 नवंबर 1988। हालांकि उनके रिलेशंस पहले से एस्टैब्लिश थे फ्रॉम 1974। अगर हम यहाँ बात करें इजराइल के साथ कॉन्टेक्स्ट में रख के, इजराइल और पैलेस्टाइन का, तो काफी थिन लाइन पर इंडिया काम कर रहा है बीच में। जो इंडिया की पॉलिसी है नॉन अलाइनमेंट की, तो पर्टिकुलरली वही यहाँ फॉलो कर रहा है, किसी को एक पूरा अपना सपोर्ट नहीं दे रहा है किसी भी एक ग्रुप को। ठीक है जी। और वही इंडिया के लिए बेनिफिशियल भी है। अगर इंडिया की कॉन्ट्रीब्यूशंस के बारे में बात करें पैलेस्टाइन के लिए, तो एक बार इन्होंने हम कह सकते हैं $10 मिलियन प्रोवाइड किए थे फॉर पैलेस्टाइन एनुअल बजट। उसके अलावा जो अल अज़हर यूनिवर्सिटी है वहाँ पे उसकी फंडिंग के लिए भी इंडिया ने काफी हेल्प की थी वहाँ की कंस्ट्रक्शन के लिए। 51 स्पेशलाइज्ड सिक्योरिटी ट्रेनिंग स्लॉट्स दिए गए थे पैलेस्टीनियंस को ड्यूरिंग 1997-98। और अगर हम बात करें कि अंडर ICCR स्कीम्स 8 स्कॉलरशिप्स प्रोवाइड की जाती हैं टू पैलेस्टीनियन स्टूडेंट्स, ताकि वो अपनी हायर एजुकेशन के लिए इंडिया आके पढ़ सकें। ठीक है जी। ये सब कॉन्ट्रीब्यूशन हैं जो थोड़ी बहुत आपको पता होनी चाहिए। आप इसमें ICCR स्कीम के बारे में और पढ़िए और देखिए इसको कौन सी मिनिस्ट्री इंप्लीमेंट करती है। कमेंट्स में मेंशन कीजिए कि कौन सी मिनिस्ट्री के अंदर ये स्कीम्स आपकी आती हैं। ठीक है जी। तो ये आपका इतना सा टॉपिक था इंडियन पैलेस्टाइन से। आज के 4 टॉपिक में हम बात करेंगे जो रिसेंटली ही इंटरनेशनल सोलर अलायंस के इलेक्शंस कंडक्ट किए इन्होंने अपने मेंबर मिनिस्टर्स और मेंबर कंट्रीज के बीच में फॉर प्रेसिडेंट, को प्रेसिडेंट एंड वाइस प्रेसिडेंट। तो रिसेंटली जो IEC की 3rd असेंबली हुई वहां पर एक इलेक्शंस कंडक्ट किए गए और इंडिया एंड फ्रांस वर री इलेक्टेड एज प्रेसिडेंट एंड को प्रेसिडेंट।
और जो आपकी थर्ड असेंबली थी, इसमें एक नए इनिशिएटिव को अप्रूव किया गया कि जिसमें वो इंटरनेशनल सोलर अलायंस के एंगेजमेंट को इंस्टीट्यूशनलाइज करना चाहते हैं विद पब्लिक एंड प्राइवेट कॉर्पोरेट सेक्टर। काफी अच्छा स्टेप है ये भी। इसके अलावा सोलर अवार्ड्स भी प्रोवाइड किए गए फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम टू द कंट्रीज, जहां पर इंस्टीट्यूशंस और जहां पर इंस्टीट्यूशंस काफी अच्छा काम कर रहे थे सोलर पावर पर। इंटरनेशनल सोलर अलायंस के बारे में बात करें तो बेसिकली जितने भी आपके डार्क कलर्ड ये जो रीजन्स हैं, यहाँ पर हम कह सकते हैं काफ़ी ज़्यादा हमें आउटपुट मिल सकती है सोलर एनर्जी की। तो काफ़ी ज़्यादा रीजन्स हैं, ये सब मोस्टली आपके इंटरनेशनल सोलर अलायंस के अंडर आते हैं। इंटरनेशनल सोलर अलायंस के बारे में बात करें तो बेसिकली इट इज़ एन अलायंस ऑफ मोर देन 122 कंट्रीज, और ये इनिशिएट किया गया था इंडिया द्वारा। ठीक है जी। तो स्टार्टिंग में तो ये सिर्फ आपकी जो सनशाइन कंट्रीज हैं उन्हीं के लिए था। सनशाइन कंट्रीज हम कह सकते हैं जो आपकी ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न के इन दोनों के बीच में आती हैं। ठीक है जी। बट अब ये आपकी जितनी भी यूएन मेंबर स्टेट्स हैं सबके लिए एक्सटेंडेड है। की स्थापना हुई थी आपकी 6 दिसंबर 2017 को। इसका जो मेजर ऑब्जेक्टिव है, ग्लोबल डिप्लॉयमेंट ऑफ ओवर 1000 गीगावाट ऑफ सोलर जनरेशन। बेसिक्स ऑब्जेक्टिव अगर हम बात करें तो इसका यही है कि जितनी भी रिच सोलर पोटेंशियल कंट्रीज हैं उनको एक साथ लाया जाए, कोलैबोरेट किया जाए रिसर्च एंड डेवलपमेंट में, ताकि एक स्ट्रॉन्ग सोलर जनरेशन तैयार की जाए जिससे हम रिन्यूएबल एनर्जी पर और ज्यादा डिपेंडेंट हो सकें। अगर हम रिसेंट इलेक्शंस के बारे में बात करें तो जो आपके रिसेंटली न्यू वाइस प्रेसिडेंट्स इलेक्ट किए गए, तो अलग अलग रीजन के लिए अलग अलग वाइस प्रेसिडेंट सेलेक्ट किया गया और वो अलग अलग कंट्रीज के रिप्रेजेंटेटिव्स हैं, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं। और अगर हम प्रेसिडेंट के बारे में बात करें तो इंडिया की साइड से RK सिंह रिप्रेजेंट करेंगे और फ्रांस की साइड से आपकी बारबरा पोम्पिली रिप्रेजेंट करेंगी। ठीक है जी। तो ये थोड़ा बेसिक्स आइडिया था ISA का। आज का जो आपका फोर्थ टॉपिक है उसमें हम बात करेंगे जो पाकिस्तान का री इलेक्शन हुआ है इन यूनाइटेड नेशंस ह्यूमन राइट्स काउंसिल में। ठीक है जी। तो बेसिकली जितनी मेंबर कंट्रीज होती हैं वो उसमें वोटिंग करती हैं। पाकिस्तान री इलेक्ट हुआ है एशिया पैसिफिक रीजन से। ठीक है जी। तो इसमें अगर हम बैकग्राउंड के बारे में बात करें तो पाकिस्तान 5th टाइम इलेक्ट हुआ है सिंस 2006, और बेसिकली आपका 3 ईयर टर्म ही होता है, 3 साल बाद इसके दोबारा इलेक्शन होते हैं। अगर हम UNHRC के बारे में बात करें तो इसकी स्थापना की गई थी 15 मार्च 2006 को, और इसने UN कमीशन ऑन ह्यूमन राइट्स को रिप्लेस किया था। बेसिक सा ऑब्जेक्टिव इसका यही है कि टू प्रमोट एंड प्रोटेक्ट ह्यूमन राइट्स अक्रॉस द वर्ल्ड। इसके अभी 47 मेंबर्स हैं हु आर इलेक्टेड फॉर 3 ईयर टर्म, जैसे कि हमने पहले ही बात की, ऑन रीजनल ग्रुप बेसिस। हम इसके हेडक्वार्टर के बारे में बात करें तो बेसिकली आपका जिनेवा स्विट्जरलैंड में है। तो ये जितने भी एलिगेशंस होते हैं कि जहां पर ह्यूमन राइट्स का उल्लंघन किया गया है, जितने भी UN मेंबर स्टेट्स हैं, तो वहां पर ये इन्वेस्टिगेट करता है। इसके साथ के साथ ये काफी इंपॉर्टेंट ह्यूमन राइट्स के बारे में बात करें, जैसे आपकी ह्यूमन राइट्स हो गए, LGBT राइट्स हो गए, या फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन हो गया, फ्रीडम ऑफ बिलीफ एंड रिलीजन हो गया, तो इन सब चीजों पे काफी काम कर रहा है। आपका जो आज का लास्ट टॉपिक है उसमें हम बात करेंगे कि US ने जो रिसेंटली प्रपोज किया है कि क्वाड ग्रुप की एक्सपेंशन करनी चाहिए। US ये कहता है कि जितनी भी लाइक माइंडेड कंट्रीज हैं वो अब क्वाड ग्रुप को ज्वाइन कर सकती हैं टू प्रोटेक्ट एंड इंश्योर अ फ्री एंड ओपन इंडो पैसिफिक ओशियन। तो इसमें इन्होंने ये भी हाईलाइट किया है कि जो क्वाड ग्रुपिंग है उसकी पोटेंशियल है कि वो एशियन ब्लॉक के साथ काफी अच्छे रिलेशन टाई कर सकता है इन द साउथ ईस्ट एशिया। क्वाड जो आपका ग्रुप है उसमें आपकी 4 कंट्रीज इन्वॉल्व है, US, जापान, इंडिया एंड ऑस्ट्रेलिया। तो बेसिकली जो चाइना की एक्सपेंशन पॉलिसी है उसी को काउंटर करने के लिए ये ग्रुप बनाया गया, हम कह सकते हैं। बेसिकली इसकी स्थापना आपकी 2007 में हुई थी। जितने भी रिस्पेक्टिव कंट्रीज के प्राइम मिनिस्टर थे उन्होंने इसकी स्थापना की थी। तो ये थोड़ा सा बेसिक सा आइडिया है क्वाड ग्रुप का। तो आज के टॉपिक्स आपके यहीं खत्म होते हैं, और जितने भी भाई बंधु हमारे 2021 के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, मैं आपको दोबारा एडवाइस करूंगा कि जो हमारे कोर्सेज हैं उसकी डेडलाइन कुछ दिनों में खत्म हो जाएगी एनरोल होने के लिए। तो अगर आपकी कोई भी क्वेरीज हैं तो आप हमारी वेबसाइट चेक कर सकते हैं या हमें कॉल कर सकते हैं ड्यूरिंग वर्किंग आवर्स। बट ये काफ़ी अच्छा अपॉर्चुनिटी है अगर आप अगले साल के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं। आप टाइम रहते ही प्रिपेयर कीजिए, क्योंकि ऑलरेडी टाइम काफ़ी कम है, अप्रॉक्सीमेटली हम कह सकते हैं 7 से 8-9 महीने हैं। तो आप टाइम रहते ही अपनी तैयारी शुरू कर दीजिए ताकि आप अच्छे से नेक्स्ट ईयर का प्रीलिम्स अटेम्प्ट कर सकें। सो दैट विल बी ऑल द वेरी बेस्ट।